गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आदिवासी दीपू एवं एक स्वर्ण युग की कल्पना नामक शीर्षक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज उसी क्रम में अगला टॉपिक है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर प्रभाव। आप सभी लोग जानते हैं औपनिवेशिक शासन किसके शासनकाल में था और उनकी क्या क्या नीतियां थी। उन नीतियों का सभी पर प्रभाव पड़ा तो निश्चित ही है कि आदिवासियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा होगा। ब्रिटिश साम्राज्य एक ऐसा शासन था जो औपनिवेशिक शासन से लाया और उसका उद्देश्य था यहाँ से हमें जितना प्राप्त हो सके हम अपने देश ले जाएं और वहाँ से फिर अन्य देशों को निर्यात कर सकें। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें प्रमुख बदलाव निम्न प्रकार थे। सबसे पहला था आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। नंबर 1 था कि उससे आदिवासी जो मुखिया थे, हमने बताया था एक वो संगठन में रहते थे और इनका एक मुखिया होता था सरपंच जो उस कबीले को पूरे को देखता था। मुखियाओं का क्या हुआ। फर्स्ट नंबर ये आता है कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य यानी अंग्रेजों के आने से या आने के पूर्व बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास और अधिक से अधिक आर्थिक ताकत भी होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण भी रखते थे। उनका एक समूह होता था जिसकी वो देखरेख भी करते थे। वे जमीन व वन प्रबंधन यानी वन की देखभाल, उनका प्रबंधीकरण और जो जमीन होती थी के स्थानीय नियम स्वयं बनाते थे। अपने नियम के अनुसार उन्हीं के नियम चलते थे और उसके आधार पर ही जो लोग होते थे वो उनसे जुड़ते थे और उन जमीन पर कार्य करते थे या वनों में अपना जीवन यापन कैसे करते थे, वो सब वहाँ के मुखियाओं पर निर्भर होता था। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। इसका कारण था कि उन्हें कई कई स्थानों पर जमीन का मालिकाना तो मिलता रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां जो थी वो उनसे छीन ली गई थी। शासन करने की जो शक्तियां थी वो ब्रिटिश साम्राज्य जो अंग्रेजों ने थे उन्होंने अपने हाथ में रखी थी। जमीन का तो कुछ भाग उनको अधिकार पर दे दिया था। उसका कारण था कि वो अधिकार देने का विकल्प क्या था कि वो कार्य करने कुछ ना कुछ करेंगे और उससे में कुछ ना कुछ लाभ होगा, लेकिन शक्तियाँ अपने सामने थी कि हम जो भी अधिकार होंगे वो हमारे होंगे, अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था और उसी के आधार पर उनको चलना पड़ेगा। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। बाध्य का मतलब उनको बाउंड कर दिया जाता है तो उनको उन्हीं के आधार पर कार्य करना होगा। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। अभी मैंने बताया था क्योंकि उनका उद्देश्य ही ये था। तो नजराना का मतलब क्या होता है, उससे पन होने वाले, जैसे हम आजकल इसको घूस कहते हैं या कोई भी एडवांस में कई प्रकार के नाम आ जाते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम नजराना के रूप में दी जाती थी। इसी प्रकार आता है घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। अब इन पर प्रभावित हुए औपनिवेशिक आने से इन पर प्रभाव पड़ा मुखियाओं पर। उसी प्रकार घुमंतू वही धूम खेती वाले यानी घुमंतू जो परिवार थे या घुमंतू काश्तकार थे, ये घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ।
अगला पॉइंट आता है कि उस औपनिवेशिक शासन के आने से आदिवासियों में जो घुमंतू काश्तकार थे उनका क्या हुआ। स्वाभाविक जब यहाँ पर आदिवासी मुखियाओं पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा तो निश्चित ही इन पर भी प्रभाव कुछ न कुछ पड़ा होगा। क्या पड़ा, ऐसे समूह से अंग्रेजों को अधिक परेशानी हुई। तो वो पहले ही कह चुके कि जो झूम करते वो कैसे होते बर्बर होते हैं और उनके स्थान पर एक स्थान पर करके जो करते हैं वो लोग अच्छे होते हैं। कभी कभी तुलना की जाती है तो तुलनात्मक जब वो पहले ही कर चुके थे। जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और एक जगह रहकर नहीं ठहरते हैं, वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से ठहरें और रुकें और खेती करें वहाँ पर। उनका ये उद्देश्य था, उनका ये मानना था कि ऐसा किया जाए, क्योंकि स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता है। यदि कक्षा में फॉर एग्जाम्पल देते हैं, यदि कक्षाओं में सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, इस टाइम सभी इस चीज़ को देख रहे होंगे तो निश्चित उनको सारी चीज़ समझ आ रही होगी। अब इस टाइम क्या कर रहे होंगे, भटक रहे होंगे, इधर उधर भटक रहे होंगे तो उनको पूरी सूचना नहीं मिल पाती। तो उसी प्रकार से उनका भी इनके लिए यही कहना था। और झूम काश्तकारों को स्थायी रूप, क्योंकि अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का एक नियमित स्रोत चाहते थे। अगर ये एक ही जगह ठहर जाएंगे तो निश्चित उनका एक नियमित स्रोत हो जाएगा। जैसे हम लोग जाके नियमित क्लास, सारे स्टूडेंट बैठे हो, रूम्स हो, उनके बैठने का स्थान हो, तो क्या होता है एक स्रोत। उसी प्रकार उनका भी स्रोत था। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। प्रयास उन्होंने बहुत किया लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि अज्ञानता बीच पे आड़े भी बन जाती थी। हर चीज़ को वो लोग नहीं समझ पाते थे। पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। उन्होंने अपने आप को माना कि हम जैसा है हमें यही रहना चाहिए और हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आज भी आप देखते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो गाँव में रहते हैं वो भी परंपराओं से जुड़े हुए हैं और उनमें नई संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति उसी के बारे में उनको है और वो लोग उस परंपरा से जुड़े होने के कारण नई चीज़ों को ग्रहण करने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। फलस्वरूप अंग्रेजों के आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी, यानी उन्होंने फिर उनको छूट भी दे दी करने के लिए। अगला आता है वन कानून और उनके प्रभाव। अब उसके लिए क्या उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने वन कानून बना दिया, क्योंकि उनको मालूम था ये वनों में रहते हैं। वन कानून एवं उसका प्रभाव। वन कानून और उनके प्रभाव जो थे, उनके प्रभाव जो थे, चाहे उसका बात लिखी है, उनके प्रभाव, ठीक है। यानी अंग्रेजों द्वारा एक वन कानून तैयार कर दिया गया। आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों में से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में आए परिवर्तनों के कारण आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। जब हम कोई कानून लागू कर देंगे तो निश्चित ही आप लोग एज ए डेली मान लीजिए विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट नोटबुक या बुक आते हैं, अगर ये जो कानून बना देंगे तो आप क्या करेंगे, निश्चित आपको परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि आप एक क्रम में रहेंगे। अगर हम एक ही सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस कानून बनने से आदिवासियों पर गहरा प्रभाव। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेजों और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया और जो जिस राज्य में जो जंगल है उसको सरकारी संपत्ति बना दिया गया। जब सरकारी बना देंगे तो जो प्राइवेट लोग होंगे, व्यक्तिगत लोग होंगे, वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर सरकारी संपत्ति पे हम अपना कभी भी आधिपत्य साबित नहीं कर सकते। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। आरक्षित वन घोषित कर दिया। आरक्षित वन घोषित करने का मतलब कि वहाँ पर तो कोई कुछ नहीं करेगा,
यहाँ तक कि न कि भी जानवरों को वहाँ चराने ले जाएगा, ना उसकी लकड़ियाँ काटेगा, क्योंकि वो कैसे बंधे, बहुमूल्य बंधे, जहाँ से बहुमूल्य लकड़ियाँ प्राप्त होती थी, जो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिए थे। उन लकड़ियों का उपयोग कहाँ ले जाते थे, अपने देश में ले जाते थे। क्योंकि ऐसे जंगलों जहाँ अंग्रेजों की जरूरतों के लिए भारतीय लकड़ी पैदा होती थी, इनमें झूम खेती करने में अधिकारियों को करने की इजाज़त नहीं थी, जिसके कारण बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना। स्वाभाविक है, जब वहाँ से हमारा दाना पानी मिल जाता है तो निश्चित ही हम अपनी उसकी तलाश में दूसरे स्थान पर जाएंगे। और तय किया गया कि झूम खेती करने के लिए और जिससे अंग्रेजों के सामने भी समस्या पैदा हो गई, इसका जल्द हल निकाला गया और तय किया गया कि झूम खेती करने वालों को जमीन का छोटा टुकड़ा व उस पर झूम खेती करने की छूट दी जाए। यानी उनको भी बात माननी पड़ी, बार बार इधर से भटकते रहते थे, तो उनका कहीं ना कहीं इनको रोका जाए और थोड़ा हिस्सा उनको दे दिया जाता है। आपने देखा ये कई अपने कोटला रोड वगैरह में जो या आपके बुढ़िया टाइप उनको बोलते हैं, तो इन लोगों का भी क्या है, इनको थोड़ी जगह दी जाती रहने में। आपने देखा होगा वहीं उसी एरिया में ये लोग सारा काम अपना काम भी करते हैं, वहीं बैठ करके वहीं सोते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, एक गाड़ी खड़ी हुई है, सारा काम वहाँ करते हैं। तो इसी प्रकार से उनको ठहरने का एक जगह काम करने का, जहाँ काम करें छोटा हिस्सा रहता है। और अगली समस्या आती है व्यापार की समस्या। तो नंबर 4 की वो व्यापार। व्यापार की समस्या 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी व महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि वो ठेका लेते, उनको ठेका दिया जाता था अंग्रेज सरकार द्वारा। क्योंकि अंग्रेज सरकार डायरेक्ट आप जो भी होता है वो जुड़ा नहीं होता है, वो उनको देते थे, वो अपने हिसाब से क्या करते थे, वहाँ पर लोगों को काम करने के लिए करते थे और उनको उनकी मुंहमानी कीमत नहीं देते, लेकिन ऊपर अंग्रेजों को देते थे। लेकिन उससे वो मान लो हमारा 10,000 में किसी जंगल लकड़ी काटने का ठेका दिया गया, तो उस 10,000 में क्या करते थे, 4,000 2,000 में ऐसे मजदूर सस्ते लेते थे, उनसे वो लकड़ियाँ पटा देते थे। और उन्हें वहाँ से कहीं जाने, उनको ऐसा भी कर देते थे उनके थोड़े पैसे रोक लिए, इससे कि वहाँ से वहाँ कहीं दूसरे का बोझ ना जा सके। ये कारण होता है। और मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा, लेकिन धीरे धीरे वो 18वीं सदी भारतीय रेशम यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि हमारे देश में बहुमूल्य प्राप्त होती, सभी जानते हैं, रेशम जो बहुत ही कीमती था, जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं और विदेशों में इसका बहुत मात्रा में निर्यात करने लगे हुए। जैसे जैसे बाजार फैला, इंडिया के जो अफसर थे इस काम को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। इस तरह से व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा और उन लोगों को जो मजदूर थे, जनजाति समूह थे, उनको वही लोगों को काम कराते रहते थे। अगला आता है काम की तलाश। जब हमें काम नहीं मिलेगा तो हम निश्चित ही क्या करेंगे, काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि भाई ये स्वाभाविक नहीं है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो वहाँ में जाकर के तुरंत कार्य मिल जाए। तो हमें कुछ सोचना पड़ता है कि हम कैसे वहाँ पर अपना जीवन यापन करेंगे। 19वीं सदी के आखिरकार में चाय बागान फैलने लगे, यानी चाय की खेती होने लगी, खनन उद्योग भी वहाँ पर होने लगे थे। खनन उद्योग का मतलब खुदाई वगैरह होने लगी और एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। उसमें चाय बागान फैलने लगे थे। झारखंड की कोयला खदानों से कोयला निकाला जाने लगा, तो निश्चित ही जो जनजाति लोग आदिवासी थे उन्हें धीरे धीरे यहाँ पर काम करने को मिल गया। क्योंकि बागान जो चाय बागान बड़े होते हैं, वहाँ पर पत्तियों को तोड़ना, उनको इकट्ठा करना, बहुत सारा काम होता है, धूप में करना, तो ये सारे आदिवासी लोग कार्य करने लगे। और झारखंड साइड से जुड़े लोग थे, वो कोयला की खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में
भर्ती भी किया गया, क्योंकि और कोई कार्य प्रस्थान नहीं कर पाते थे। तो ये भर्ती लोग थे, इनको कार्य दिया जाता था। यानी जब हम कम खर्च में यदि ज़्यादा वर्तमान में कर सकता है तो उनको हम पहले निश्चित ही शामिल करेंगे। इन लोगों को ठेकेदार जो होते थे, अर्थात भर्ती करने वाले लोग होते थे, ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने देते थे। यानी जहाँ से वहाँ वापस नहीं आने देते थे। फिर बताया था कुछ ना कुछ वो ऐसा करते थे जिससे कि वो वहाँ पर रुके रहे, उनका कार्य करता है। आज आपने यहाँ पर आदिवासी के बारे में जो उनका औपनिवेशिक शासन से जीवन पर प्रभाव पड़ा उसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट हम लोग इसी चैप्टर का अगला टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।